नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आज के लाइव सेशन में एक बार फिर से सभी लोगों का। और आज के क्लास में हम लोगों ने जो बहुप्रतीक्षित हम लोगों का बजट था वो आ चुका है और उससे संबंधित आंकड़ों को आज हम लोग समझने वाले हैं। 2025-26 का पूर्ण बजट आ चुका है, तो इस बजट पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएं और देखते हैं कि आज हम लोग जो बजट पे बात करने वाले हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु होने वाले हैं और इन बिंदुओं पर किस क्षेत्र में क्या कार्य करने की योजना भारत सरकार की है और उससे संबंधित जो आंकड़े पेश किए गए हैं, जो राजस्व का हिस्सा है और पूंजी का हिस्सा है, उन सब पे बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में आज हम लोग करंट अफेयर्स में बजट पर चर्चा करेंगे और यूनियन बजट का जो संपूर्ण लेखा जोखा है उस पे आज हम लोगों का डिस्कशन होने वाला है। तो सभी लोग जल्दी से जुड़े और आज के सेशन में इस बजट के टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़े। आज के सेशन में हम लोग इस बजट में इसका स्वरूप देखेंगे और साथ में इसकी स्थिति क्या रही है, बजट कहां से आया, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा है, भारत में ब्रिटिश काल में बजट का क्या स्वरूप रहा और जब भारत आजाद हुआ उसके बाद बजट किस तरह से पेश किया गया, इससे संबंधित ऐतिहासिक बैकग्राउंड को लेते हुए आगे बढ़ना है। बाकी 2025-26 में जो बजट में रूपरेखा तय की गई है, जो मुख्य सुर्खियां बनी है, उन मुख्य सुर्खियों पे भी बात करेंगे, क्योंकि हर बजट में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो खास रोल प्ले करते हैं उस बजट में। तो इस 2025-26 के बजट में भी कुछ बिंदु ऐसे निर्धारित किए गए हैं, जैसे इनकम टैक्स में जो छूट प्रदान की गई है वो मुख्य बिंदु रहा है, सुर्खियों का हिस्सा रहा है। साथ में बिहार के लिए कुछ जो विशेष व्यवस्थाएं लेकर के आई गई वो भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं और फिर सेशन को हम लोग स्टार्ट करें और देखते हैं कि इस पूर्ण बजट में निर्मला सीतारमण जी ने किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अपनी बातों को रखा है। संसद में इसको पेश किया गया है, अब संसद में इस पे बहस होगा, ये पास होगा और फिर वित्तीय वर्ष से ये आरंभ किया जाएगा। 1 अप्रैल से ये लागू होगा। आप जानते हैं कि भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से आरंभ होकर 31 मार्च तक चलता है। तो ये बजट पे अभी इसकी पेशी हुई है संसद में, इस पे बहस होगा लोकसभा में, ये पास होगा और पास होने के बाद 1 अप्रैल से इसको लागू कर दिया जाएगा। तो साल भर का जो लेखा जोखा है, साल भर का जो आय है और साल भर में जो व्यय करने की योजना है, उससे संबंधित सारे लेखे जोखे इसमें रखे गए हैं। उसी से संबंधित मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ें और शुरुआत हम लोग इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड से करेंगे। जैसे बजट जब शब्द आता है तो सबसे पहले हमको ये समझ लेना कि बजट होता क्या है और बजट क्यों पेश किया जाता है, कहां से इसकी शुरुआत हुई और कैसे कैसे ये आगे बढ़ा, स्वतंत्र भारत में बजट कैसे आया और फिर इस बजट में क्या खास रखा गया, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं समय बचाते हुए और शुरुआत में पहले इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे कि अगर हम बजट की बात करेंगे तो बजट वास्तव में राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है। जो फिस्कल डेवलपमेंट है, फिस्कल पॉलिसी होती है देश की, उसका एक हिस्सा होता है जिसको हम बजट कहते हैं। और जो राजकोषीय नीति है ये अवधारणा जेएम कीन्स, जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और समष्टि जो विचारधारा है अर्थशास्त्र का उसके जनक माने जाते हैं, 1936 में जेएम कीन्स के द्वारा राजकोषीय नीति की अवधारणा लाई गई थी और इसी राजकोषीय नीति के अवधारणा के तहत बजट की पेशी की जाती है। तो ध्यान रखना है कि वर्तमान में वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट को पेश किया जाता है, तैयार किया जाता है और इसमें सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, ऋण संबंधी क्रियाओं से संबंधित नीतियों का ब्यौरा होता है। ये राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है। तो जो राजकोषीय नीति बनाई जाती है, राजकोषीय नीति क्या है कि जो एक देश के अर्थव्यवस्था का आय है, व्यय है, उसका जो आय व्यय का ब्यौरा होता है वो राजकोषीय नीति होती है और उसी का एक हिस्सा होता है जिसको कहा जाता है बजट। तो इसमें जो होता है ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और आर्थिक विकास संबंधी कार्यक्रमों को सफल बनाने में यह सहायता प्रदान करता है और इस राजकोषीय नीति में बजट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो बजट है मूल रूप से एक लाइन में आपको याद रखना है कि बजट राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है और बजट के माध्यम से साल भर का जो आय होता है, साल भर का जो व्यय है, उसका जो लेखा जोखा है वो पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि भारत का जो धन होता है, जो विभिन्न
टैक्स के माध्यम से और गैर टैक्स के माध्यम से जो प्राप्त होता है वो भारत के संचित निधि में रखा जाता है। और संचित निधि से अगर सरकार को धन चाहिए तो ये धन निकालने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। तो संसद से मंजूरी प्राप्त करने के लिए संसद के सामने बजट पेश किया जाता है और बजट पास होने के बाद सरकार को संचित निधि से धन प्राप्त हो जाता है और उसी धन के सहारे फिर साल भर का जो क्रियाकलाप है सरकार का, देश को चलाने की जो प्रक्रिया है वो इसके माध्यम से चलाई जाती है। अगर हम संवैधानिक उपबंध की बात करें तो बजट की जो चर्चा है संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। हालांकि बजट जैसा कोई शब्द नहीं है वहां पे, उसको वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन मिलता है, इसका पूरा डिटेल वहां पे प्राप्त होगा। और इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीजें हमको समझनी है। अगर हम बजट शब्द की बात करें तो जो बजट शब्द है, ये बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बूजट से हुई है और जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो ये चमड़े का थैला है, तो फिर ये बजट का सेंस क्या हुआ? तो वास्तव में हुआ क्या था कि अगर इसका शाब्दिक अर्थ पे हम लोग जाएंगे तो ये आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है वो बजट के रूप में सामने आता है। तो ये चमड़े का थैला शब्द आया कहां से? तो इसका उत्तर हमको मिलेगा कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि 1733 ईस्वी में ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था जॉन बॉल पॉल, उन्होंने चमड़े के थैले में दस्तावेज को रख करके पार्लियामेंट के सामने आर्थिक लेखा जोखा पेश किया था। तो वहां के जो सांसद थे उन लोगों ने मजाक उड़ाया कि वित्त मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय बूजट लेकर के सामने आए हुए हैं, चमड़े का थैला लेके आए हैं। वहीं से इस शब्द की उत्पत्ति हो जाती है और बूजट से बजट शब्द सामने निकल करके आता है। तो बजट का जो शाब्दिक अर्थ है वो आय व्यय का लेखा जोखा होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत तो आरंभ में ब्रिटेन का ही गुलाम था। तो पहले ब्रिटेन में बजट पेश हुआ था 1733 में, पहली बार जॉन बॉल पॉल के द्वारा यह बजट पेश किया गया था। भारत की अगर बात करें तो भारत में जो पहला बजट पेश किया जाता है वो जेम्स विल्सन के द्वारा 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को पेश किया जाता है। इसीलिए भारत में जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का पितामह कहा जाता है। तो ये कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड के क्वेश्चंस बनते हैं बजट से संबंधित आपके एग्जाम में, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो पहली बार बजट पेश किया गया था वो 1860 में पेश किया गया था और जेम्स विल्सन के द्वारा यह पेश हुआ था। इसीलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का पितामह कहा जाता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो 1947 में भारत का जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार के द्वारा जो पहला बजट पेश किया गया था, यह पहला बजट 1947 में पेश किया गया और यह बजट पेश किया था आर के शनमुखन चेट्टी के द्वारा यह पेश किया गया था। तो यह नाम भी आपको याद रखना है ऐतिहासिक बैकग्राउंड से कि आर के शनमुखन चेट्टी के द्वारा 1947 में भारत का पहला स्वतंत्र बजट पेश किया गया था। अगर गणतंत्र भारत की बात करें, संविधान लागू होने के बाद की बात करें, तो 1950 में पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा 1950 में पेश किया गया था। और सबसे अधिक बार अगर बजट की बात करें तो सबसे ज्यादा बार बजट जो पेश किया गया है वो वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया था। और आप जानते हैं मोरारजी देसाई वही व्यक्ति हैं जो इंदिरा गांधी के समय में वित्त मंत्री हुआ करते थे और बाद में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। 1977 के चुनाव में 1978 में इनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार यानी 10 बार उन्होंने बजट पेश किया था। और अगर निर्मला सीतारमण की बात करें तो उन्होंने 8वीं बार बजट पेश किया है। इनमें से 2 बार इन्होंने अंतरिम बजट पेश किया और 6 बार इन्होंने पूर्ण बजट पेश किया है। क्वेश्चन बनता है कि अंतरिम बजट और पूर्ण बजट क्या होता है? तो जब पूरे वर्ष के लिए कोई बजट की रूपरेखा तैयार होती है तो वो पूर्ण बजट होता है। लेकिन जब सरकार को लगता है कि पूरे वर्ष तक हमारी सरकार नहीं चलने वाली है, तो जितने समय तक निश्चितता होती है कि सरकार चलेगी उतने समय के लिए जब बजट बनाया जाता है तो उसको अंतरिम बजट कहा जाता है। जैसे पिछले वर्ष मई महीने में चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, तो यहां पर फरवरी महीने में जब मोदी सरकार के द्वारा बजट पेश कराया गया निर्मला सीतारमण के माध्यम से, तो वहां पे फरवरी से लेकर मई तक का जो लेखा जोखा तैयार किया गया वो अंतरिम बजट के रूप में सामने आया। क्योंकि मई में चुनाव था, चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी कुछ भी स्पष्ट नहीं था, तो इसके लिए अंतरिम बजट लाया जाता है केवल मई तक के लिए। लेकिन सरकार दोबारा बन गई। अब जब सरकार बन गई तो अगला बजट जो ये आया है 2025-26, ये पूर्णकालिक बजट है, यानी पूरे वर्ष के लिए यह बजट तैयार किया गया है। तो ये
अंतरिम बजट और पूर्ण बजट के बीच में ये अंतर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें ध्यान रखिएगा कि बजट में पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम आंकड़े होते हैं, चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित आंकड़े होते हैं और अगले वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित अनुमान होते हैं। इन सारी चीजों का जो लेखा जोखा होता है वो बजट के अंदर समाहित होता है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो जो बजट की तैयारी होती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। बजट की तैयारी केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त सचिव, राजस्व सचिव, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और राजस्व विभाग के टैक्स रिसर्च यूनिट के द्वारा पूरा बजट तैयार किया जाता है। साल भर के आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है इस यूनिट के द्वारा तैयार किया जाता है। और जो बजट पेश किया जाता है 75 दिन की अवधि होती है और इस 75 दिन के अंदर संसद को इसे पास करना होता है। और अगर हम संवैधानिक उपबंध की बात करें तो आप जानते हैं कि भारत में जो बजट पेश किया जाएगा वो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा ही इसको पास करती है। राज्यसभा के पास इसमें पावर नहीं होता। राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। तो लोकसभा से जब ये पास हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि पास माना जाता है और फिर 1 अप्रैल से इसको लागू कर दिया जाता है। तो वहां से वित्तीय वर्ष आरंभ होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये चलता है। तो ये सारे आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बजट की संरचना कैसे होती है, इस बार का बजट क्या है, इस संरचना में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आंकड़े हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है और बहुप्रतीक्षित मामले पर हम लोग बात कर रहे हैं जो साल भर का लेखा जोखा हमारे सामने लेके आया है। तो इसको सभी लोग अटेंड करें, कॉपी कलम लेकर के बैठे, नोट्स बनाते रहें जो आपके पूरे वर्ष के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बजट की जो संरचना होती है, जो बजट पेश किया जाता है संसद में, उस बजट की संरचना में होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि जो बजट होता है तो बजट के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है राजस्व बजट और एक होता है पूंजी बजट। रेवेन्यू बजट होता है और कैपिटल बजट होता है। तो प्रश्न ये बनता है कि रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के बीच में अंतर क्या होता है। तो जैसे हमारे परिवार का अर्थतंत्र होता है, परिवार में पिताजी की जो कमाई होती है उसी के अनुसार फिर हम खर्चा निर्धारित करते हैं कि इतना इनकम है पिताजी का और फिर उसी के हिसाब से हमको हर क्षेत्र में कितना कितना पैसा खर्च करना है। इतना बच्चों की पढ़ाई में जाएगा, इतना दवाई में जाएगा, इतना किचन में खर्चा होगा, अन्य कार्यों में खर्चा होगा। तो ये जो निर्धारण होता है ये इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर बजट में इसका निर्धारण होता है। इसमें आय और व्यय का ब्यौरा होता है, यानी इसमें प्राप्तियां होती हैं और इसमें खर्चे होते हैं। तो यहाँ पे जो बजट होता है तो बजट के 2 हिस्से हो जाते हैं, एक राजस्व बजट हो जाता है, एक पूंजी बजट हो जाता है। तो जो रेवेन्यू बजट होता है इसमें रेवेन्यू इनकम होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, यानी इसमें राजस्व प्राप्तियां होंगी और राजस्व व्यय होगा। उसी तरह से जो पूंजी बजट होता है इसमें पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं और पूंजीगत व्यय होता है। तो ध्यान रखना है। अब सवाल बनता है कि राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में अंतर क्या होता है। तो यहां पे आपको जानना चाहिए कि जो फिक्स अमाउंट परमानेंट आता रहता है, जो इनकम होता रहता है और जो फिक्स है कि इतना खर्चा करना है हमको हर महीने या हर वर्ष, वो राजस्व बजट का हिस्सा होता है। और जो फिक्स नहीं होता है, अचानक कहीं से वो पैसा एक साथ मिलता है और एक साथ उसको खर्च किया जाता है, तो आप कहेंगे कि वो पूंजीगत बजट का हिस्सा होता है। आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए हमारा परिवार है, परिवार में पापा की इनकम जो भी है तो वो फिक्स अमाउंट है कि इतना पैसा हर महीने हमारे परिवार में आएगा, तो वो पूंजी बजट का, वो राजस्व बजट का राजस्व प्राप्तियां हो जाएंगी। और फिर उसी पैसे से पूरे महीने का खर्चा हमको चलाना है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा देना है, बच्चों के इलाज का खर्चा देना है, घर का खर्चा उसमें मेंटेन करना है, किचन का खर्चा मेंटेन करना है, गाड़ी है तो गाड़ी का खर्चा मेंटेन करना है, बिजली का किराया देना है। ये सारी चीजें फिक्स होती हैं कि ये हर महीने खर्च होना ही होना है। तो जो चीजें फिक्स होती हैं पहले से वो राजस्व बजट का हिस्सा होता है। इसमें कुछ फिक्स प्राप्तियां होती हैं और कुछ फिक्स व्यय होता है, तो इसको राजस्व बजट का हिस्सा माना जाता है। इसी आधार पे नेशनल लेवल पे ये चीजें होती हैं। सरकार को जो फिक्स रूप से प्राप्त होता है जिसके बदले में उनको कोई भुगतान नहीं करना होता है, वो राजस्व बजट में राजस्व प्राप्तियां होती है। जैसे
टैक्स के माध्यम से सरकार को जो इनकम होता है साल भर का, जो टोटल पैसा प्राप्त होता है वो राजस्व आय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा राजस्व व्यय में जो चीजें फिक्स होती हैं कि इतना पैसा हमको खर्च करना है, इतना पैसा इस क्षेत्र के वेतन भत्तों में जाएगा, इतना पेंशन में जाएगा, वो सारी चीजें जो पहले से फिक्स हैं वो राजस्व व्यय का हिस्सा होता है। उसके बाद नंबर आता है पूंजीगत बजट का। पूंजीगत बजट में क्या है, इसमें एक साथ पैसा लगाना पड़ता है और फिर एक साथ पैसा इसमें प्राप्त होता है। ये निर्धारित नहीं होता है कि हर महीने या हर वर्ष इतना इनकम होगा ही। जैसे मान लीजिए घर का कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, घर से इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, कोई फ्लैट है, उसको बेचा गया तो एक साथ धन प्राप्त हो गया, या कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई एक साथ पैसा खर्च किया गया, तो ये सारी चीजें पूंजीगत बजट के हिस्से हो जाते हैं जो कभी कभार होते हैं। ये रेगुलर पहले से फिक्स नहीं होता, ये अचानक प्राप्त होता है, अचानक खर्च होता है, तो ये पूंजीगत बजट का हिस्सा होता है। इसमें जो प्राप्तियां होती हैं वो पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं और जो खर्चे होते हैं वो पूंजीगत खर्चे कहलाते हैं। तो यह ध्यान रखना है कि बजट की संरचना में बजट के दो हिस्से हो जाते हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। इसमें प्राप्तियां और खर्च होते हैं, इसमें भी प्राप्तियां और खर्च होते हैं जिसका ब्यौरा बजट में दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगर हम राजस्व बजट की बात करें तो राजस्व बजट में जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं इनकी स्थिति क्या होती है कि ऐसा आय जिनका संबंध उसी वित्तीय वर्ष से होता है और इसे चालू खाता भी कहा जाता है। और इसमें आय के उन स्रोतों को शामिल किया जाता है जिसके बदले कोई भुगतान नहीं करना होता। जैसे भारत सरकार को जो विभिन्न टैक्स के माध्यम से पैसा मिलता है, जीएसटी के माध्यम से पैसा मिलता है, इनकम टैक्स के माध्यम से जो पैसा प्राप्त होता है वो सब राजस्व प्राप्तियां होती हैं। इसके अंतर्गत करों के द्वारा प्राप्त आय होता है, सार्वजनिक उपक्रम से अर्जित लाभ होता है, उधारों से प्राप्त ब्याज होता है, गैर कर आय होता है। ये तमाम चीजें राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत देखी जाती हैं। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो बजट का स्वरूप होता है वो दो प्रकार का होता है। एक कहा जाता है लाभ का बजट और एक होता है घाटे का बजट। तो सवाल बनता है कि लाभ का बजट क्या होता है और घाटे का बजट क्या होता है। तो बहुत सीधा सा अंतर है कि जब कमाई की अपेक्षा खर्चा ज्यादा हो, कमाई की अपेक्षा खर्चा ज्यादा हो तो वो घाटे का बजट हो जाएगा, और अगर कमाई ज्यादा है और खर्चा कम है तो वो लाभ का बजट हो जाएगा। इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पे बजट को भी देखा जाता है। अगर इनकम ज्यादा है और खर्चा कम कर रही है सरकार तो वो लाभ का बजट पेश कर रही है, और इनकम कम है सरकार के पास और खर्चा ज्यादा कर रही है सुधार कार्यों में तो वो घाटे का बजट पेश किया जाता है। सामान्यतः ये देखने को मिलता है कि जो विकसित देश हैं वहां पर हमेशा लाभ का बजट पेश किया जाता है। सरकार को आमदनी ज्यादा होती है, खर्चा उनका कम होता है। लेकिन जो विकासशील देश हैं, भारत जैसे देश हैं, ये घाटे का बजट पेश करते हैं। इनका आमदनी कम होता है लेकिन एक्वायरमेंट ज्यादा होता है, इनका प्रयास होता है कि ज्यादा से ज्यादा सुधार काम किए जाएं तो खर्चे ज्यादा किए जाते हैं, तो ये घाटे का बजट पेश करते हैं। तो ये बजट का जो स्वरूप होता है वो लाभ का बजट और घाटे के बजट के रूप में सामने आता है। अगर हम राजस्व व्यय की बात करें तो इसमें सरकार के वो सभी खर्चे जिसमें किसी भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है वो क्या होता है, वो राजस्व व्यय होता है। मतलब इसमें सरकार जो पैसा खर्च करेगी उससे कोई संपत्ति नहीं बनता है। जैसे जो सरकारी विभाग हैं, विभागों में संचालित जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को हर महीने वेतन देना है, वहां पर पेंशन देना है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये हर महीने करना है। यहां सरकार को कुछ भी संपत्ति हासिल नहीं होगी, पैसा खर्च करने के बाद कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, तो यह राजस्व व्यय का हिस्सा हो जाता है। इसमें सरकारी विभागों के संचालन, विभिन्न सेवाओं और सरकारी ऋण पर उपलब्ध जो ब्याज होता है, ये सारी चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। तो एक होता है राजस्व आय और एक होता है राजस्व व्यय। और आगे बढ़ेंगे, अगर पूंजीगत बजट के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इसमें पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं और पूंजीगत व्यय होता है। इसमें विभिन्न आंकड़ों को रखा गया है। इस क्लास में हम लोग इस पे बहुत डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो फोकस है 2025-26 के बजट पे है। ये तो हम लोग ऐतिहासिक बैकग्राउंड देख रहे हैं और मूल संरचना देख रहे हैं जिससे बजट हमको ठीक से समझ में आ सके। तो यहाँ पर पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत जो व्यय होता है, अलग अलग स्थानों से प्राप्तियां होती हैं सरकारों को और अलग अलग जगहों पर ये लोग व्यय करते हैं।
हैं, और जो पूंजीगत व्यय होता है इससे परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। सरकार कहीं पूंजी लगाती है, कल कारखाने बनाएगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी, रोड बनवाएगी, ब्रिजेज बनवाएगी, तो यहाँ परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, यह पूंजीगत व्यय होता है। तो विभिन्न माध्यमों से प्राप्ति होगी, विभिन्न माध्यमों से व्यय होगा, ये सारी चीजें पूंजीगत बजट का हिस्सा है। तो संपूर्ण बजट में आप देखेंगे तो राजस्व बजट भी है और पूंजीगत बजट भी है। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट दोनों का हिस्सा आता है, दोनों में आमदनी और खर्चा दोनों को दर्शाया जाता है बजट में। अगर हम देखेंगे, अगर 2025-26 के बजट को हम देखें तो लगभग 34.5 लाख करोड़ का राजस्व बजट का हिस्सा रखा गया, और 16.5 करोड़ लाख करोड़ का जो हिस्सा है वो पूंजीगत बजट का रखा गया है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे यूनियन बजट 2025-26 पे अब आ जाते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को देख लेते हैं। तो यह बजट पेश किया गया है 1 फरवरी 2025 को, यह संसद में पेश किया गया, और जो वित्त मंत्री इस समय है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने लगातार 8वीं बार यह बजट पेश किया है। इसमें से ये 6 बार पूर्ण बजट पेश कर चुकी हैं इसको लेकर के, और 2 बार इन्होंने इंटरिम यानी आंतरिक बजट पेश किया, जो पूर्णकालिक बजट नहीं था, एक कम अवधि के लिए, जो वर्ष का नहीं था, कम अवधि के लिए यह पेश किया गया था। तो लगातार 8 बार इन्होंने यह बजट पेश किया गया है। और इसके जो मुख्य बिंदु रहे हैं वो क्या है, 12 लाख रुपए, और टोटल जोड़ दें तो 12,75,000 रुपए पर नो टैक्स की व्यवस्था रखी गई है। यानी यहाँ इनकम टैक्स में बहुत बड़ी राहत दी गई है। पहले स्थिति यह थी, पिछले वित्तीय वर्ष में अगर देखेंगे तो 7 लाख रुपए पर नो टैक्स था, जीरो टैक्सेशन था। यहाँ पर इसकी मात्रा बढ़ा दी गई है और 12 लाख रुपए पर जीरो टैक्स यानी नो टैक्स की व्यवस्था रखी गई है। तो जो करदाता है उनके लिए बड़ी राहत है। 12 लाख रुपए तक अगर आपका इनकम है एनुअल, तो वहां पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु इस बजट का यह भी रहा है कि अगले सप्ताह में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा, और नए तरीके से इनकम टैक्स की अवधारणा को संसद में पेश करके उसको पास करवाया जाएगा, नई चीजें निकल करके सामने आएंगी। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किए गए हैं उससे संबंधित कुछ आंकड़े आए हैं, जैसे बिजली के क्षेत्र में सुधार करने के लिए बिजली वितरण और ट्रांसमिशन को मजबूत करने के लिए बड़े सुधारों की घोषणा की गई है इस 2025-26 के बजट में। और देखेंगे तो जो शहरी विकास है उसमें 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड को शुरू करने की बात की गई है। इस बजट में ये बात भी रखी गई है। कैंसर देखभाल के लिए सुविधाएं रखी गई हैं। बिहार समेत पूरे देश में 200 डे केयर सेंटर बनाने की बात 3 सालों में की गई है। इसके अलावा फुटवियर और लेदर सेक्टर को देखेंगे तो इसमें उत्पादकता, गुणवत्ता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए नीति लागू करने की बात की गई है। निवेश विकास का तीसरा इंजन इसमें सशक्तिकरण के लिए लाया गया है। इसके अलावा स्टार्टअप को अगर देखेंगे तो स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना लाई गई है, इसमें सीमा बढ़ा करके 20 करोड़ रुपया कर दिया गया है। तो ये कुछ आकर्षित करने वाले बिंदु हैं 2025-26 के आंकड़ों के। और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे महिलाओं के लिए नई योजना लाने की बात की गई है। 5 लाख महिलाओं को टर्म लोन देने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार पर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा असम में नया यूरिया संयंत्र स्थापित करने की बात की गई है कि इसमें 3 नए यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। वार्षिक जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था को बेहतर बनाने का इसमें ऐलान किया गया है। 7.7 करोड़ किसानों को अल्पकालिक लाभ होगा इसमें। और कृषि सुधार योजनाएं लाई गई हैं। इसमें धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। तो ये कुछ आकर्षित करने वाले बिंदु 2025-26 के बजट में रखा गया है। अब ये संसद में पेश हुआ है, इस पे बहस होगा, बहस होने के बाद ये पास होगा, और पास होने के बाद जो संचित निधि है वहां से पैसा फंड होगा सरकार को, और फिर इस पैसे के सहारे वो पूरे देश को चलाने का काम 1 वर्ष तक करेगी। तो इन सारी बिंदुओं पर विशेष फोकस रहा है। इसके अलावा देखिए किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है वो 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी गई है, जो केसीसी योजना चल रही है। इसके अलावा 2005 के बाद जो 5 आईआईटीज में बुनियादी ढांचा और आईआईटी पटना है उसके विस्तार की बात की गई है। अगले वर्ष में मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें,
5 वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी, इस पे भी बात की गई है। जीवन बीमा मिशन की जो अवधि है वो 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपए का जो अर्बन चैलेंज फंड है उसको बना करके रखा गया है, जिससे उनका डेवलपमेंट किया जा सके। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 100% बढ़ा दी गई है। तो ये कुछ मुख्य आकर्षण रहा है इस बजट का। अब इस बजट पे बहस होगा और बहस के बाद क्या चीजें पास होकर निकलती हैं वो देखने वाली बात होगी, और आगे उसको हम लोग फिर अगले क्लासों में मेंशन करते रहेंगे, जो नई चीजें आती रहेंगी। इसके अलावा देखेंगे तो नया और सरल केवाईसी रजिस्ट्रेशन शुरू करने की योजना की पहल की गई है इस बजट में, ये भी एक आकर्षण का बिंदु रहा है। सीमा शुल्क में सुधार और दरों को तार्किक बनाया जाएगा, ये बात भी रखा गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास विशेष रूप से किया जाएगा, ये बात भी इसमें रखी गई है। बिहार में पटना हवाई अड्डे के अलावा नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की सुविधा बढ़ाई जाएगी, ये बात भी इसमें मेंशन किया गया है। तो ये तमाम आकर्षण के बिंदु इसमें रहे हैं जो इस बजट को खास बनाता है। कुछ बजट का जो व्यय है उसमें कुछ आंकड़े सामने निकल करके आए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं कि रक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, जिसमें 4,91,732 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा रक्षा क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र को देखेंगे तो 2,66,000 करोड़ के आसपास में यह बजट रखा गया है। गृह मंत्रालय को जो व्यय दिया गया है वो 2,33,00,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। कृषि क्षेत्र में 1,71,437 करोड़ रुपए का यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है। शिक्षा क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण है 1,28,650 करोड़ रुपए का फंड्स इसमें इशू किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 98,311 लाख करोड़ रुपए, शहरी विकास में 96,777 करोड़ रुपए। तो ये सारी चीजें कुछ निकल करके सामने आई हैं। अब ये बजट पेश किया जा चुका है। अब जो संसद के द्वारा पास किया जाएगा उसके माध्यम से नए आंकड़े सामने आएंगे और उन नए आंकड़ों पे फिर हम लोग नए क्लास में उस पर चर्चा करेंगे। ये तो अभी पेश हुआ है, इस पे बहस चलेगा, बहस होने के बाद पास होगा और पास होने के बाद फिर 1 अप्रैल से इसको लागू किया जाएगा। इसके अलावा आईटी और टेलीकॉम क्षेत्र में 95,298 लाख करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में 81,000 करोड़ रुपए का। इसी तरह से वाणिज्यिक उद्योग का अपना फंड है, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र का अपना फंड है और वैज्ञानिक विभाग के लिए कुछ लाख करोड़ रुपए का फंड्स रखा गया है। तो ये सारे आंकड़े सरकार के द्वारा संसद के सामने पेश किए गए हैं कि ये अनुमानित हमारी आमदनी है और अनुमानित हमारा खर्चा है, इस पे विचार किया जाए और विचार करने के बाद फंड इशू किए जाए और उसी के आधार पे आगे साल भर का जो वित्तीय वर्ष है उसका ताना बाना बनता रहेगा, देश चलता रहेगा, आर्थिक तरक्की होती रहेगी। तो ये सारी चीजें कुछ प्रमुख चीजें निकल करके सामने आई हैं। तो कुछ आंकड़े जो आपके सामने उपस्थित हुए हैं उन आंकड़ों को लेकर के हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया है। आगे जो भी आंकड़े आएंगे, चूंकि एक क्लास में तो सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि बजट से संबंधित बहुत सारे आंकड़े हैं, तो आज के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो अभी आरंभिक बिंदु सामने निकल करके सामने आए हैं उन पर हम लोगों ने बात कर लिया। अब अगले क्लास में बजट का जो अगला लेक्चर होगा कुछ और आंकड़े जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उसको लेकर के हम लोग उपस्थित होंगे। तो आज के क्लास में बजट से संबंधित इन आंकड़ों को आप लोग मेंशन करिए, इसको तैयार करिए, क्योंकि पूरे वर्ष के लिए महत्वपूर्ण होगा। जितने भी एग्जाम होंगे 2025-26 में, वार्षिक बजट है, ये यूनियन बजट है और पूर्णकालिक बजट है, तो पूरे वर्ष के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ और आंकड़े जैसे ही सामने निकल करके आएंगे इस पे हम लोग अगला क्लास रख करके उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और फिर अगले क्लास में कुछ और आंकड़ों को लेकर हम लोग उपस्थित होंगे। अंत में आप लोगों से वही अपील है हर बार की तरह कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और परिवर्तन क्लासेस आपके लिए हर समय कुछ नए जानकारियों के साथ कुछ नए आंकड़ों के साथ उपस्थित होता रहेगा। तो इसी नोट के साथ आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।